के हवाले से, क्योंकि आरजी मुलाजमीन काफी सालों से मुस्तकिली को लेकर जदोजहद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि इनकी मुस्तकिली नहीं हो सकती है, इनको सिर्फ आरजी के लिए रखा जाता है। ये डिवीजन बेंच ने, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक अहम समात में कहा है कि ये जो आरजी मुलाजमीन है, कैजुअल लेबर्स है, वर्कर्स है, इनको मुस्तकिल होने का कोई हक नहीं है। एक बड़ा फैसला जो है वो डिवीजन बेंच की तरफ से आया है। काफी सालों से ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जदोजहद कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि उनको जो है मुस्तकिल किया जाए। ये आरजी है और ये काफी वक्त से आरजी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब सरकार को चाहिए इनको मुस्तकिल करे, पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक बड़ा फैसला कैजुअल वर्कर्स के लिए सुनाया है कि इनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता है। यानी जो बार बार हम कह रहे थे कि आर्जी बुनियादों पर जो लोग लिए जाते हैं कानून की रूह से, क्या वहां पर जो मुख्तलिफ शिकें वो कहती हैं, इसका खुलासा जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने किया। दरअसल ये जो मामला है वो इस तरीके से बात रखी गई थी, एक अपील से अदालत निपटने की कोशिश कर रही थी जिसमें रेगुलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आगे ले जाने की बात कही गई थी। लेकिन चूंकि इसमें आप देख रहे थे बार बार कई मरतबा कई लोग या मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं या उनके हुकूक के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अदालतों का रुख कर रहे थे, और अपील या आप कह सकते हैं जो एप्लीकेंट्स थे उनने ये कहा था कि वो एक तवील मुद्दत तक काम करते रहे या काम किया है, इसके लिए जायज तरीके से कमाई उनने की, उजरत भी लेते रहे। लेकिन जो मुस्तकली का मामला था उस पर हुकूमत की जानिब से कोई कोशिश नहीं की गई है। और दरख्वास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ था कि साल 2014 में एक सरकारी ऑर्डर 585 HME 2014 17/10/2014 का जिक्र किया गया, जिसके तहत महकमा सेहत में मुतद्दिद जो पोस्टें थी वो खाली होने का हवाला देते हुए कहा गया कि वहां पर इनको लगाया जाए। तो वो सारे पिछले ऑर्डर्स निकाल कर भी ये लोग अदालत पहुंचे थे। एक कोशिश की गई थी कि शायद रास्ता बनाए मुस्तकली के लिए, लेकिन ऑर्डर्स देने के साथ साथ अदालत ने मजीद क्या कुछ कहा। फैसल हमारे साथ हैं। फैसल, बताइएगा कि अदालत ने ब्रीफली डिवीजन बेंच की तरफ से क्या कहा गया कैजुअल वर्कर्स के मुस्तकिल होने पर। 2014 के ऑर्डर का हवाला दिया है कि 2014 का मामला है जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, खासकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कई सब सेंटर्स PSCs को अपग्रेड किया था और उसके बाद उसके पोस्ट जो है क्रिएट किए थे और उन पोस्ट के साथ साथ 1284 के करीब कैजुअल लेबर्स के लिए भी पोस्ट रखी गई थी और बाकायदा तौर पर लोगों ने वहां पे अप्लाई किया और वहां पे काम करना स्टार्ट किया इन सब सेंटर्स में। और जब टाइम हुआ तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि अब हमें रेगुलराइज होना चाहिए, हमें टाइम है, तो इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर पहले सरकार के पास रुजू किया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद पहले रिट कोर्ट चले गए और रिट कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया कि आपने काम किया है उसका आपको बाकायदा तौर पर पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आपके लिए रेगुलराइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, ये आपका हक नहीं है। तो उसके बाद यही रिट कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करने के लिए डिवीजन बेंच के पास चले गए थे। और जिस तरीके से डिवीजन बेंच में जस्टिस श्रीधरन और उसके साथ साथ मोक्षा काजमी की तरफ से फैसला सुनाया गया, उन्होंने भी रिट कोर्ट का ही फैसला जो है होल्ड रखा है। उन्होंने कहा है कि जो आपको अपनी मुद्दत के जितने टाइम आप काम करते हो तो उसकी मुद्दत के लिए आपको लेजिटिमेट पैसा मिल जाएगा। लेकिन रेगुलर एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि डिवीजन बेंच ने तो फैसला सुना है कि मुस्तकिल होने की कोई चांसेस नहीं है, आपको जरूरत के वक्त जो है इस्तेमाल किया जाता है जैसे ये काम चल रहे हैं। पर जब हम कैजुअल लेबर्स की बात करते हैं, डेली वेजेस की बात करते हैं, कई ऐसे कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजेस जिनको मुस्तकिल किया गया है महकमा जल शक्ति के अंदर, तो क्या वो कोर्ट में वो चीजें नहीं थी, वो लिस्ट नहीं था या उसका हवाला नहीं दिया गया है कि मुलाजमों का एक बड़ा जो पार्ट था, एक बड़ा हिस्सा जो था उनको मुस्तकिल किया गया है, जिनको 94 लेफ्ट आउट 94 लेफ्ट आउट कहते हैं गालिबन, उनको मुस्तकिल किया गया था। तो क्या ये कोर्ट के सामने नहीं रखा गया था? देखिए, इससे पहले भी कोर्ट ने कई ऑर्डर्स दिए हैं जो कि कैजुअल लेबर्स के हक में थे, चाहे वो PDD में जो लोग मुस्तकिल हुए या जल शक्ति में आपने जिक्र किया, तो ये खाली इन 12,084 डेली वेजर्स की बात नहीं है, बल्कि 61,000 के करीब डेली वेजर्स है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने मुख्तलिफ जो है अदालती दरवाजे खटखटाए, जहाँ पे उनको खासकर जो मिनिमम वेज एक्ट है उसके हवाले से उनको ऑर्डर मिला कि सरकार को उस वक्त डायरेक्शन दी गई थी अगर आप फिलहाल रेगुलराइजेशन नहीं करते तो कम से कम जिस तरीके से पूरे
मुल्क में मिनिमम वेज एक्ट लागू है, आप जम्मू कश्मीर में भी लागू कीजिए। तो अभी तक तो सरकार उसको लागू करने से कासिर है, लेकिन अब आप देखिए जिस तरीके से अब डिवीजन बैंक की तरफ से ये फैसला आया था, हम समझते हो कहीं ना कहीं ये उन उम्मीदों पे जो है हम कह सकते हैं पानी फेरा गया है, जिसकी जो उम्मीदें लगाए बैठे कई सालों से डेली वेजर्स थे। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो ये तो सरकार के पास भी है कि अभी तक कई ऐसे लोग हैं जो रेगुलराइज हुए, जो पहले कैजुअल लेबर से अब रेगुलराइज हो गए। और लगातार जो है हाल ही में पीडीडी में भी एक बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर सामने निकाला गया था कि कोई 10,000 के करीब जो हमारे यहाँ डेली वेज है उनको मुस्तकिल किया जाएगा। तो इस जो ये ऑर्डर दिया गया है या जो डिसीजन आया है डिवीजन बेंच का, तो ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि पूरी तरीके से क्लियर अभी तक इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या ये हम कह सकते हैं उन सारे कैजुअल लेबर्स पे हम समझते हैं कि आखिरी कील थी उनके कॉफिन में, जो कि 61,000 के करीब यहाँ पे डेली वेजर थे, या उनके जो वही मेरा सवाल था फैसल, एक आखिरी चीज बताइएगा कि क्या वो जो लोग अभी पुरुमीद थे कि शायद इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कानूनी चाराजोई होगी, कहीं जाकर उनकी फतह होगी, मगर इन सब के बीच में इस तरह का फैसला एक तो डिमोरलाइज उनको जरूर करेगा। ये ऑनरेबल कोर्ट का फैसला, हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते, कानूनी चाराजोई इस पर हुई है जिसके बाद यह हतमी फैसला आया। मगर एक चीज जरूर है कि जिस लाइन को गवर्नमेंट एक हिसाब से टो कर रही थी, अभी तक बचा भी जा रहा था एक तरह से कि काम तो चल रहा है क्योंकि आर्जी बुनियादों पर है, जरूरत पड़ने पर और हायर किए जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं होते। तो उस लाइन को जिसको गवर्नमेंट टो कर रही थी, अदालत के इस फैसले से एक तरह से सरकार को थोड़ी सी राहत है, और दूसरी तरफ नुकसान उन लोगों को जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद अब नहीं तो कल जरूर हम पक्के होकर जाएंगे। देखिए वहां यहाँ पे भी तो हम कह सकते हैं कि सरकार का तो फायदा ही हो गया, क्योंकि सरकार अब डायरेक्टली नहीं कह सकती थी कि हम आपको रेगुलराइज नहीं करें। अब जब उनके पास हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं, ये तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है सरकार को, क्योंकि उनको राहत मिली। लेकिन यहीं पे सरकार को ये भी देखना होगा कि इससे पहले जो कैजुअल लेबर्स के हक में जो कोर्ट्स की तरफ से फैसला आया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोकल कोर्ट हो, तो उनको भी तो फिर सरकार को इम्प्लीमेंट करना होगा। खासकर जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि कई ऐसे फैसले हैं मिनिमम वेज एक्ट को लेकर, जो कि अगर मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पे लागू होता है तो रेगुलराइजेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा मामूली आज मिलता है, मिनिमम वेज एक्ट लागू होने के बाद उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो उसके बाद तो रेगुलराइजेशन का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन डेली वेजर्स को अच्छा खासा रकम मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार को ये एक राह हमवार करके दी है हाई कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल जो कानून जो पहले ही फैसले सुनाए गए थे उनको लागू करना है। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीला देने के लिए। आसिफ, एक बड़ा सवाल इसमें है कि मिनिमम वेज एक्ट जो दिया गया था वो अगर लागू होता तो फिर तो जैसे फैसल कह रहा था रेगुलराइजेशन की बात नहीं आती है, क्योंकि एक अच्छी रकम इनको मिलती है जो दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से, वो भी कहीं ना कहीं अभी लागू नहीं, हालांकि उस पर फैसला पहले ही आया था कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू। देखिए अदालतों के पिछले जो फैसले उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया गया है, लेकिन अब अगर हुकूमत उन कवानीन पर बड़ी सख्ती के साथ या इस कानून पर जो आज जिसका जिक्र करके कहा गया कि ये लोग रेगुलाइज होने के हक में इनको हक नहीं है, तो अगर इस पर गवर्नमेंट आज मुतमियन होती है कि ठीक है हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर उन ऑर्डर्स को भी देखना होगा जो लोकल कोर्ट्स या निचली अदालतों से इससे पहले फैसले आए हैं, जो डेली वेजर्स के या जो कैजुअल लेबरर्स थे या फिर आरसी मुलाजमीन थे उनके हक में जाते रहे। बदकिस्मती यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसी तरीके से बाकी कई महकमों में, जल शक्ति के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर आर्जी बुनियादों पर हजारों लोगों की इस वक्त खिदमत हासिल की जा रही हैं, और वो आज के नहीं हैं, 2000 से पहले 1992, 93 और कई लोग हमारी जानकारी के मुताबिक जो राब्ता जिन लोगों से हुआ 1985-86 के आसपास, बिल्कुल, लेकिन आज भी एज एन कैजुअल लेबर वो काम कर रहे हैं। और एक ताजा मिसाल ये बदइंतजामी की हमें माजी करीब में देखने को मिली कि डोडा के अंदर म्युनिसिपैलिटी के जो लोग थे उनको रिटायर होने के लिए कह दिया गया था, 60 साल 58 साल जिनकी उम्रें थी, और तब तक वो इंतजार करते रहे थे जब तक रिटायरमेंट हो गई, फिर भी उनको पक्का नहीं किया गया। और आज भी कई लोगों से हमारी गुफ्तगू होती है तो कहते हैं बाकी सब तो छोड़िए, हमें उस वक्त जो काम किया था उसकी तनख्वाह भी नहीं मिली जो 6500 या 6900 के आसपास उनको मिलती थी। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल इन सारी चीजों से फोकस हट रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं। इंतखाबात में तैयारियों में हुकूमत लगी है, पार्टियां लगी हैं, इलेक्शन अथॉरिटी लगी हैं, लेकिन वादे भी लुभाने के लिए खूब इस दौरान किए जा रहे हैं। मगर इन सब के बीच में इससे पहले हम दीगर मामलात पर डिस्कस करें खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि एक अहम दौरा होने जा रहा है। ज़हूर आपको तफसीलात देंगे। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने बताया कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जहां आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है, वहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस हवाले से 12 और 13 मार्च की
तारीख दी गई है और 12 और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, जहां वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ वो इंतखाबात के हवाले से भी किए गए इंतजाम का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक आला सतह वफद 12-13 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नरों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन का एक आला सतह वफद जो है वो लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। और दौरे के दौरान पोल पैनल की सियासी जमातों, सिविल इंतजामिया और पुलिस ओहदेदारों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से वो मुलाकात भी करेंगे। और पोल पैनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा डेडलाइन के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की फिजिबिलिटी का भी जायजा बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो दौरा करने जा रहा है। 12 और 13 मार्च को ये दौरा होगा जम्मू कश्मीर का। लोकसभा इंतखाबात तो ऑलरेडी होने हैं मुल्क के साथ साथ कहीं ना कहीं असेंबली इंतखाबात को भी लेकर बात हो सकती है। जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारान बात कर सकते हैं। दौरा मुतवक्का है 12 और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो है वो जम्मू कश्मीर आएंगे और सूरत हाल से आगाही हासिल करेंगे। क्या लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में साथ ही जो असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं या अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायत के इंतखाबात हो सकते हैं, इस पर कहीं ना कहीं बात होगी और उसके बाद दौरे के बाद ही फैसला जो है वो मुतवक्का है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। इधर बात करें सियासी जमातों की तो साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ उसके बाद कई सियासी जमातें एक साथ जो है हो गई थी। सबसे 2 बड़ी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिन्होंने इत्तेहाद बनाया था और गुपकार अलायंस के नाम से ये इत्तेहाद बना था। और उसके बाद जो बात कही गई थी कि हर एक जो फैसला है जम्मू कश्मीर का वो ये अलायंस ही करेगा, पर वक्त गुजरते गुजरते, हालांकि कई सवाल इस अलायंस पे पहले भी उठे हैं, पर वक्त गुजरते गुजरते अब ऐसा लग रहा है कि ये अलायंस जो है ये दिखाई नहीं दे रहा है कई जमीनी सतह पर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल कहा है कि वो लोकसभा इंतखाबात में अकेले जो है अकेले लड़ेंगे और 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। यानी आसिफ, अब जो पीएचडी की बात कही जा रही थी, जिस पर कहीं ना कहीं लोगों की नजरें थी, जम्मू कश्मीर के आवाम की नजरें थी, वो इत्तेहाद कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इंडिया इत्तेहाद में फूट पड़ने के आसार जो अलग अलग रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अब नजर आ रहे थे, अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर यह हुआ कि आम इंतखाबात से पहले एक बयान आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह का, और थोड़ी देर बाद एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए उमर अब्दुल्ला भी सामने आते हैं। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक कोई सवाल ही नहीं बनता, सिर्फ 12 सेकंड्स के अंदर उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऐसी जमात जिसके साथ जाकर उनको कहा जाएगा कि इंतखाबात लड़ें या इत्तेहाद करें, तो इसका सवाल नहीं पैदा होता। एक बात। फिर थोड़ी देर बाद उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और 3 तरह की बातें जो हमें समझ आई। कांग्रेस के साथ बातचीत होगी और जारी भी है, कहा कि इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी जरूरत थी। एक बात, इशारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया इत्तेहाद में जो टूट फूट हो रही है। थोड़ी देर बाद फिर कहा जाता है कि ये जो 3 सीटें हैं वादी कश्मीर की, वो तो ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास हैं, तो फिर यहाँ इत्तेहाद की क्या जरूरत, जिससे समझ आता है कि फारूक अब्दुल्ला का जो आधा घंटा पहले बयान आया था वो दुरुस्त था। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में जो शमूलियत की बातें की जा रही थी, उस पर सीधे तौर पर साफ लफ्जों में खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा गया कि एनडीए के साथ जाने का कोई भी यहां पर इम्कान पैदा ही नहीं होता और इस तरह की बातों से इज्तनाब किया जाना चाहिए। पहले जरा फारूक अब्दुल्ला की बात आपको सुनाएंगे और उसके बाद उमर अब्दुल्ला थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहते हैं, दोनों की बात आप सुनेंगे और फिर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज के पास भी चलेंगे, मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये तो पिछले 24 घंटों की बात हुई, लेकिन आइंदा 24 घंटे भी काफी अहमियत के हामिल हैं, उस पर भी बात हुई। सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। मुश्ताक बुखारी ने हमें काफी देर छूट दिया था, तो क्या शहनाज ने भी हमें पहले छोड़ दिया था। हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जो इलेक्शन, तो क्या हुआ? जो जिनका ईमान कमजोर हो वो जाए, हम लोग किसी को रोकने वाले नहीं है। हमारे पास वैसे कोई चीज नहीं है जो आप रोकेंगे।
कर रहे हैं ये सरासर गलत है, ये झूठ है, बेबुनियाद है। इसके मतलब मैं जानता हूं ये क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की आदत है जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत देखते हैं तो हमें कमजोर करने की कोशिश जो है उसकी साजिशें रचाई जाती हैं, बातों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ये कि एनडीए के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम एनडीए के दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हैं। ना एनडीए के लिए दरवाजा खुला है, ना खिड़की खुली है, ना कोई जरा सी भी हमारे तरफ से कोई गुंजाइश है। जहां तक ये तासुर दिया जा रहा है कि हम एनडीए को छोड़ रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं या हम इंडिया को आज कमजोर कर रहे हैं, मैं दोबारा अपनी बात जो कई महीनों से हम करते आए हैं, इंडिया अलायंस के पास पहले से ही 3 सीटें हैं, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला। 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो बीजेपी के पास हैं। हमारा मकसद आज बीजेपी को रोकना है और इस मकसद के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हुई नहीं है। फॉर्मली, इनफॉर्मली कुछ बातें हुई हैं, उनको अब हम फॉर्मलाइज करेंगे। आगे आने वाले दिनों में हमारे तंजीम के जो साहिब सदर हैं वो अपने कुछ साथियों को बुलाएंगे। हम पहले अंदरूनी तौर इस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद कांग्रेस से बात करेंगे। दोनों तरफ के जो बयानात आए थे वो आपको सुनाएंगे। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज भी हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। दोनों तरफ की बात आपने सुनी, रात 9:30 बजे भी खूब तज्जिया आपने इस पर किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान की बात भी सुनी, दूसरी जमातों की भी। लेकिन क्या समझ में आता है सियासी एतबार से ये बयानात क्या मायने रखते हैं? पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम किसी के साथ इंतखाबात में नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद उमर अब्दुल्ला इशारों में उस बयान की तस्दीक भी करते हैं और साथ साथ ये भी कि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ना अडॉप्ट हम करना चाहते, कोई गुंजाइश नहीं बची है। आपका नुक्ता नजर? देखिए आसिफ, ये जो है जम्मू कश्मीर में अलायंस की बात है, उस अलायंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस है जो है, खासतौर पे जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस वगैरह, फारूक अब्दुल्ला इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। और बिल्कुल मुझे याद है 2 महीने या 3 महीने पहले मैंने जब अब्दुल मजीद लारमी ने एक बयान दिया था इस अलायंस के खिलाफ, तो मैंने फारूक अब्दुल्ला को रिएक्शन के लिए फोन किया। तो फारूक अब्दुल्ला ने मुझे, जब मैंने उसको ऐसे बताया कि कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा बाढ़ में गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। आई यट रिमेंबर, उन्होंने कहा बाढ़ में गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे कश्मीर की इस वक्त बात करनी है। तो ये बड़ा सीरियस, और लोग भी मानते थे कि फारूक अब्दुल्ला अलायंस के बहुत हक में, अगर जो उमर अब्दुल्ला के हवाले से बड़े बयान या सवाल या लोगों में बातें चल रही थी कि उमर अब्दुल्ला सीरियस नहीं है। लेकिन कल उनका जो बयान आना है, इसकी असल वजह अगर बाद में देर गए तक हमने मालूम की, फारूक अब्दुल्ला उमरा के लिए गए हुए थे और वहां से जब वो वापस आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आसपास उनके जो लीडरशिप थी, उन्होंने आते ही सबसे पहले उसको बताना शुरू कर दिया नेशनल ये अलायंस के खिलाफ। खासतौर पर इल्तिजा मुफ्ती ने कल साउथ कश्मीर में एक प्रोग्राम के दौरान भी अलायंस के हवाले से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातें की, तो उन्हें बहुत भड़काया गया। फारूक अब्दुल्ला को बहुत, उनके जो आसपास जो लोग हैं उन्होंने उनको बहुत तैश जिसे हम कह सकते हैं तो वो दिया, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला शायद वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सके। उन्हें बताया गया कि पीडीपी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे उमर अब्दुल्ला ने अभी बात की, उमर अब्दुल्ला जैसे कह रहे थे कि कश्मीर का ऑलरेडी इंडियन अलायंस के पास है और जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होती है लोग बात करते हैं, यानी उमर अब्दुल्ला ये लोगों को कहना चाहते हैं या ये बावर करना चाहते हैं कि जो कश्मीर के अंदर 3 पार्लियामेंट सीटें हैं उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आसानी से जीत सकती है। देखिए उमर अब्दुल्ला के बयान है या जो कुछ भी हो, लेकिन एक चीज है, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि एक जो नैरेटिव चला उनके खिलाफ, इसमें खासतौर पे बड़ा नैरेटिव ये चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब बीजेपी में शमूलियत कर रही है और डायरेक्टली शमूलियत कर रही है जम्मू कश्मीर के अलायंस को लेकर। और उसके हवाले से क्योंकि आजकल जो भी नैरेटिव है वो सोशल मीडिया पे बनता है और सोशल मीडिया तो कल पूरी तरह से भरा पड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और अक्सर लोगों का जो स्टेटमेंट थे वो यही थे। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को कहीं न कहीं बचाव में आना पड़ा। वालिद साहब जिस तरह जब फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया तो उसके फौरन बाद सोशल मीडिया भरा पड़ा था, लोग बता रहे थे कि क्या बीजेपी में डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनका कोलिशन पार्टनर बनता है। तो ये बातें जब उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पे देखी, ट्वीट पे देखी, तो फौरन उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। सनम एक चीज और जानना चाहूंगा, अब जो कश्मीर के अंदर एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी जमात है पीडीपी, कल उनका भी इजलास होने वाला है, क्या कुछ खबरें इस इजलास के हवाले से? क्या पीडीपी भी अपनी हिकमत अमली अब सामने लाएगा और जाहिर करेगा, अवाम के सामने रखेगा?
देखिए बिल्कुल नहीं, पीडीपी की तरफ से कल शाम को ही खुद महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी लीडरशिप को, अगर वो यहाँ पे नहीं की, लेकिन उसने बाहर से फारूक अब्दुल्ला के बयान के फौरन बाद उसने अपनी पार्टी लीडरशिप को यहाँ पे बता दिया कि कोई भी इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसने जितने भी उसके जो फायर ब्रांड लीडर उनको जिनको कहा जाता है, उसने उन्हें खुद मैसेज की कि आप इस पे कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं उनका रिएक्शन लेना चाहूँ, और बाद में मुझे बताया गया कि इस तरह से उनका महबूबा मुफ्ती ने खुद उन्हें कॉल करके बताया। तो कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल नहीं इस वक्त जो है, क्योंकि रात देर गई, आपको खुद याद होगा पीडीपी के जो सोहेल तर्जमान ने उन्होंने कहा कि हम अलायंस के लिए हैं, हम किसी भी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। खुद महबूबा मुफ्ती के हवाले से भी खबरें हैं कि वो चाहती है कि कोई ऐसी यहाँ पे नहीं हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, फारूक अब्दुल्ला भी रात देर गई इसी तरह के वो जो मूड में थे कि कोई ऐसी परेशानी नहीं हो, कल का जो कुछ भी हुआ उसको वो चाहते कि वो दरगुजर हो जाए। तो ओवरऑल ये है कि कल की जो मीटिंग जो होगी उसमें इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हम नहीं कह सकते। हाँ, ये जो मामला है, दोनों शायद बैठेंगे आपस में और उसके बाद कश्मीर की जो 3 सीटों की मुरबला बात कर रहे हैं उस पर सीट शेयरिंग पे बात हो सकती है, लेकिन कोई तो कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें भी क्या पॉइंट ऑफ एजेंडा ये रहने वाला है? नहीं, कल की जो मीटिंग जो होने जा रही है वो श्रीनगर का जो पार्लियामेंट सीट है उस हवाले से पार्टी का कैडर जो है वो डिस्कस करेगा कि उनकी सिचुएशन क्या है श्रीनगर में, क्या श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट के लिए वो किस तरह से आगे की जो सिचुएशन है, या जिससे हम कहेंगे कि लॉ ऑफ जो रणनीति। अच्छा सनम, आखिर में ये बताइए, इलेक्शन कमीशन दौरा करने जा रही है जम्मू कश्मीर का, 12 और 13 मार्च को दौरा होगा। लोकसभा इंतखाबात तो पता ही है कि अब फैसला हो चुका है, पर क्या असेंबली इंतखाबात को लेकर भी कहीं न कहीं इस दौरे के बाद बात होगी, या सूरत हाल का जायजा लेगा इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन के आने से पहले हमें 20 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री जम्मू में होंगे तो वहां पे हमें एमएएम स्टेडियम पे नजर रखनी पड़ेगी कि वो प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें सोर्सेज बता रहे हैं प्रधानमंत्री जम्मू दौरे के दौरान इलेक्शन की बात भी करेंगे, और चूंकि पार्लियामेंट में इलेक्शन है ही, तो फिर वो जो दूसरी बात जो है वो असेंबली इलेक्शन उनकी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन की बात के साथ साथ स्टेट हुड की बात करेंगे। तो ये 2 चीजों पे जम्मू में हमें नजर रखनी पड़ेगी, और जम्मू में एमएएम स्टेडियम से वजीर आजम का अगर कोई बड़ा बयान आता है तो उसके बाद भी हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से इंतखाबात। बहुत बहुत शुक्रिया। सनम एजाज हमारे साथ वादी कश्मीर से थे, बता रहे थे कि ये जो गुज़श्ता 24 घंटों में सरगर्मियां और बयानात हुए हैं और आइंदा 24 घंटों में मजीद क्या होगा, कल का इजलास जिस पर लाएअमल पीडीपी की जानिब से आगे का तैयार किया जाएगा उस पर तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब जब लीडरान की बात हुई है तो जरा बात उन लोगों की कारकर्दगी की भी बात करते हैं जो वादी कश्मीर के अंदर नुमाइंदगी करने के लिए सामने आए और फिर ऐवान तक गए, जिनमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इससे पहले ऐवान तक पीडीपी की पहली खातून जो इस वक्त सरबराह हैं जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत की पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, उनको भी नुमाइंदगी का मौका मिला। लेकिन परसेंटेज क्या है, किसने कितने सवालात पूछे हैं, ऐवान में हाजिरी कितनी रही है, अपने अपने दौर में उस पर बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट सामने आई है। कल हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर परसेंटेज क्या है, एब्सेंस किसकी रही है, रिप्रेजेंटेशन कितनी बेहतरी से हुई है, और अरकान पार्लियामेंट की नुमाइंदगी की जहां तक बात है तो इसमें हसनैन मसूदी एक बार फिर थोड़ी सी कामयाब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली साइड से नजर आए हैं। हमने आपको कल बताया था कि मोहम्मद अकबर लोन ने क्या किया है, वो 2-3 सवाल पूछने के बाद शुरुआती दौर से उसके बाद नजर ही नहीं आए, इसलिए काफी मुश्किलात भी पार्टी को शायद या सवालात झेलने पड़े। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो अपने टेन्योर में 4 से 9 के दरमियान गई, सिर्फ 2 साल तक वो ऐवान में उनको नुमाइंदगी का मौका मिला, और बाद में चूंकि उन्होंने बतौर वज़ीर आला जिम्मेदारी संभाली जम्मू कश्मीर की, लेकिन उससे पहले जब वो पार्लियामेंट में गई उनकी जो परसेंटेज है सवालात की, आज के वक्त में इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अपने टेन्योर में उन्होंने 26 सवालात पूछे लोकसभा के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी की थोड़ी सी कारकर्दगी जो है वो इन दोनों एमपी से काफी बेहतर नजर आती है। जब साउथ के वाले पार्ट को आप देखते हैं, तकरीबन 85% के आसपास न सिर्फ जो सवालात पूछे वो तो पूछते ही रहे अपने टेन्योर के दौरान मसूदी, मगर 85% उनकी जो अटेंडेंस है वो लगी है पार्लियामेंट के अंदर साल 2019 से 24 के दरमियान। पीआरएस जो लेजिस्लेटिव रिसर्च है उससे पता चलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला कि कितने मेंबर्स कितने सवालात पूछ सके, कब कब मौजूद रहे, किस सेशन में बैठे, कब वॉकआउट किया, ये सारी डिटेल्स लाई जाती हैं। हसनैन मसूदी 2019 से जब से एमपी बने हैं, उनकी जो कामयाबी एक रही है वो ये कि एक भी पार्लियामेंट का सेशन उन्होंने कहीं से मिस नहीं किया है।
हसनैन मसूदी के बाकी दो साथी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीच में सेहत के मामलात रहे थे, उस वजह से भी वो बाहर काफ़ी बार नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद अकबर लोन वो भी सेहत की खराबी के सबब नहीं जा सके, शुरुआती दौर में देखा। दूसरी तरफ 100% अटेंडेंस जो है बजट सेशन में 2024 में मसूदी की, स्पेशल सेशन 2023 और विंटर सेशन 2022 में 90% के आसपास, बाकी सेशंस में इन्होंने शमूलियत अख्तियार की है। 126 डिबेट्स में उन्होंने 17वीं लोकसभा में बतौर रुकने पार्लियामेंट हिस्सा लिया हसनैन मसूदी ने, और 85% आसपास उनकी परसेंटेज जाती है। रिसर्च से पता चलता है कि 15 पार्लियामेंट सेशंस में मसूदी ने 73 क्वेश्चन पूछे अपने टेन्योर के दौरान, और इसी तरीके से इनमें तरक्की के मामलात थे, बेरोजगारी और बाकी मामलात पर ये तफसीली रोशनी डालते रहे। महबूबा मुफ्ती 2014 से 16 के दरमियान इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिनकी परफॉर्मेंस मसूदी के मुकाबले बेहतर नहीं है, और अगरचे उन्होंने एक तवील मुद्दत तक खिदमात अंजाम नहीं दी, लेकिन 2 बरसों के दौरान जब इससे पहले वो वज़ीर आला बनी, उससे ठीक पहले ऐवान में जब अपना टेन्योर उन्होंने निकाला तो 26 सवालात उन्होंने पूछे, और इसका मतलब ये था कि अपने 2 सालों के दौरान जो परसेंटेज उनकी ऐवान में मौजूदगी थी वो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बेहतर नजर आती है। और चलते चलते बात ज़रा स्किम्स की भी करते हैं, क्योंकि सईद रऊफ इस बड़े इदारे को एक सरबराह की हैसियत से जो डायरेक्टर की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, वो बहुत जल्द इस इदारे को मिलने जा रहे हैं, और क्योंकि परवेज साहब इसी महीने रिटायर होने जा रहे हैं, तो स्किम्स 16 को एक नया डायरेक्टर जल्द मिलेगा, जिसके लिए 29 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त भी जमा कर दी है। बिल्कुल, 29 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त जमा की है सिक्किम 16 के अंदर, और जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इन सारी जो दरखास्तें उनका जायजा लेगी। उसके बाद एक नए सरबराह का इंतखाब किया जाएगा सिक्किम 16 के लिए। जो मतलूबा तजर्बा है, किसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए, जो डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज होगा, वो सारी चीजें देखी जा रही हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी को हतमी नाम जो है वो फाइनलाइज करने हैं। फिलहाल 29 लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म सामने आए हैं। परवेज कौल साहब के बाद कौन बागडोर इस बड़े इदारे की संभालेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्टूडियो की घड़ियां 9:55 बता रही हैं, और ये वक्त है प्रोग्राम को खत्म करने का। सैयद रऊफ फारूकी, आसिफ रशीद और ज़हूर लोलाबी को आप इजाजत देंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर ब्रेक के उस पार खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह निगहबान।